मैं हिमांशु सिंह द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने उद्देश्य को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सतर्क होंगे और उसके प्रति वफादार होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। पिछली कक्षा में हमने 7वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन और 104वां संविधान संशोधन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है उसका आधार क्या है, लोकसभा राज्य में लोकसभा सीटें किस आधार पर समायोजित की गई है, उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है, उस चीज़ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इतनी आज मैं गारंटी देता हूँ, ऐसी ट्रिक बताकर जाऊँगा लोकसभा की कि आप जीएस के हुनरबाज बन जाओगे। इतनी गारंटी है कि अब आपने यदि एक बार लोकसभा की सीटें याद कर ली तो जब तक 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 में होगी, 2031 तक आपकी लोकसभा की सीटों को याद करने का तरीका यही होना चाहिए और यही होना चाहिए। इससे पहले अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद है कि अब हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को ध्यान दें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि जो ट्रिक है वो हम लास्ट में बताकर ही जाएंगे। जैसे कि हमने संविधान का अनुच्छेद 81 पढ़ा था, तो संविधान के अनुच्छेद 81 में हमने लोकसभा की संरचना एवं गठन की बात की। लोकसभा की संरचना एवं गठन की बात कही और लोकसभा की संरचना में हमने ये पढ़ा कि लोकसभा में केवल और केवल कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 550। इन 550 में से 20 सदस्य यूटी से आते हैं जबकि 530 सदस्य राज्यों से आते हैं। इतनी तो बात सबको पता है सर, आपने हमने बता दी, लेकिन सर आते किस प्रकार हैं? तो बच्चों लिखने से पहले आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी नोटबुक में खुद ही। उस हेडिंग का नाम है लोकसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा में सीटों का आवंटन। तो बच्चों ये जो हम लिख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान का जो सबसे कन्फ्यूजन से भरा आर्टिकल है वो 82 होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम 82 के बारे में बताएंगे और फिर हम अपने बारे में 82 के बारे में बताएंगे। अपने बारे में क्या बताना, अपने मेरे बारे में तो जानते ही हैं। तो थोड़ा सा हम ये देखेंगे लोकसभा की सीटों में आवंटन होता कैसे है, क्या संविधान में कुछ लिखा गया है। तो पहले संविधान में जो लिखा गया है वो देख लेते हैं, 82 के अकॉर्डिंग क्या बात कही गई है, फिर हम अपना अनुच्छेद शुरू करेंगे। ठीक है तो अनुच्छेद 82 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 82 में ये कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात लोकसभा की प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद प्रत्येक राज्यों में लोकसभा की सीटों में आवंटन तथा समस्त राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा। क्या कहा गया है 82 में, एक बार सुनिए दोबारा से, कि अनुच्छेद 82 में यह कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात लोकसभा की सीटों में परिवर्तन, लोकसभा की सीटों में परिवर्तन तथा समस्त राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा और ऐसा परिवर्तन संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी और इसी विधि के तहत संसद ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के पश्चात लोकसभा की सीटों में परिवर्तन तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर होगा, या उसका जो परिवर्तन है वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा।
नहीं समझ में आया तो आराम से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अनुच्छेद 82 के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों में आवंटन तथा समस्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में आवंटन ऐसी विधि से किया जाएगा जैसा संसद निर्धारित करे, और इसके लिए संसद ने एक कानून बनाया जिस कानून का नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और इसमें यह लिखा गया है कि लोकसभा की जो सीटों में परिवर्तन होगा और जो भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो परिवर्तन होगा वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी कि जैसे ही जनगणना समाप्त होगी वैसे ही एक परिसीमन आयोग का गठन कर दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, वो भी हम देख लेंगे, ज़रूरी नहीं है। क्यों? जैसे आपके हम बात करें पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। तो 1951 में जनगणना हुई तो उसके पश्चात जो पहला परिसीमन आयोग बना वो कब बना? 1952 में बना, क्योंकि यही तो कहा गया कि पहली जनगणना के पश्चात जैसे ही जनगणना होगी उस जनगणना के पश्चात क्या किसका गठन होगा? परिसीमन आयोग का। और यही परिसीमन आयोग निर्धारित करता है कि लोकसभा में सीटें कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये 82 की बात हमने पहले ही कर दी, एक बार और रिपीट करेंगे 82 को। उसके लिए पहले समझ आना था, लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। लिखने के लास्ट में उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर हम बात करें लोकसभा में सीटों का आवंटन, तो बेटा संविधान का जो अनुच्छेद 81 है उसका क्लॉज 2 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का आवंटन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। अब केवल बच्चों ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मकसद आपको किताब से पढ़ना नहीं है। मेरा मकसद आपको किताब से पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद है किताब के अंदर क्या चीज़ लिखी है उसको समझाना है, उसका निचोड़। अगर उसका निचोड़ समझना है तो हर एक आर्टिकल की गहराई में जाना होगा। और यदि हम हर एक आर्टिकल को समझ ले तो आपको किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता स्टडी करने का एक तरीका होता है। भाई कुछ रटते हैं, रटने भी एक कला, लेकिन रटने की जो कला वो केवल मात्र कुछ समय के लिए है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को समझकर पढ़ लें तो इतनी गारंटी है कि हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। ये तो आप सभी जानते हो। तो अभी केवल क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। तो कहने का मतलब क्या है? सर कहना क्या चाहता है ये? एक बात तो ये है 81 का क्लॉज 2, उसका भी मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा। अब ये जो बात ही कहना क्या चाह रहा है? कुछ कह तो नहीं रहा है, कुछ बातें तो नहीं कर रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है वो ही हम आपको समझाने चाह रहे हैं। तो क्या बोला कि प्रत्येक राज्य में, कि हमारे देश एक संघ है और संघ में बहुत सारे राज्य हैं, टोटल 28 राज्य और 8 यूटी, इन सबको मैंने मिलाकर क्या बोल दिया? राज्य। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 12 है और 36 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है। तो जब भी मैं राज्य की बात करूं तो इसका मतलब क्या? यूटी तथा स्टेट। तो जनसंख्या के समान अनुपात में होगा, कहने का मतलब कि यदि किसी राज्य में 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण हुआ है कि 10 लाख पर कितनी सीट होगी? एक सीट होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी तो बच्चों 20 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटें होंगी? तो सर आप कहा क्या होंगे बच्चों? आप कहोगे सर 2। अगर मैं पूछूं बेटा 30 लाख पर कितनी सीटें होंगी तो आपका दायित्व क्या होगा? 3 सीटें होगी। और यदि बच्चों मैं पूछ लूँ 1 करोड़ पर कितनी होगी तो आप कहोगे सर 10। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक राज्य में जो सीटों का आवंटन है जनसंख्या के समान अनुपात में है या नहीं? कि 10 लाख पर एक, तो अगले 10 लाख पर कितनी होगी? 2।
30 लाख पर कितनी होगी 3, 1 करोड़ पर कितनी होगी 10 सीटें। यानी कि अनुच्छेद का कहने का मतलब यही है। अब इसको अगर मैं बिल्कुल और थोड़ा सा अगर समझाएं, क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या का निर्धारण हुआ है, हमारे देश में जो लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण हुआ है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। और इसमें क्या है समझने की अगर आप कोशिश करोगे बेटा कि लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में यूपी से कितनी सीटें जाती हैं 80। और बेटा और अगर आप बात करें बिहार की तो बिहार से बेटा कितनी जाती है 80 का आधा 40 सीटें जाती हैं। तो इसमें जो जनसंख्या का आधार की बात करें तो बेटा 1971 में यदि मैं बात करता हूँ यूपी की, तो यूपी की जो जनसंख्या थी 8 करोड़ लगभग 83 लाख थी। कितनी थी बच्चों 8 करोड़ 83 लाख थी। और यदि मैं बात करूं बिहार की तो बिहार की जो जनसंख्या थी बच्चा वो 4 करोड़ 44 लाख थी। लेकिन बच्चों ये बात कब की है 1971 की। और हमें पता है कि 1971 का मतलब यूपी में क्या था आपका उत्तराखंड भी था। और यदि मैं 1971 की बात कर रहा हूँ इसका मतलब बिहार का मतलब इसमें ही क्या था झारखंड भी था। यानी कि अगर हम वर्तमान में देखें क्योंकि लोकसभा की जो सीटों का जो आवंटन किया गया है प्रत्येक राज्य में उसका जो लगभग अनुपात रखा गया वो 10 लाख रखा गया। तो इस 10 लाख का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे सर इस हिसाब से तो यूपी में कितनी सीटें होनी चाहिए थी 88 होनी चाहिए थी। 8 करोड़ 83 लाख है लगभग हम बोल सकते हैं कितनी होनी थी 8 करोड़ पर 80 और 83 लाख पर हम मान के चल रहे 8 लगभग ले रहे तो 88 सीटें होनी चाहिए थी। इसी प्रकार बिहार में कितनी होनी चाहिए थी 40 और 4 44 सीटें होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों ये कहानी क्या है, ये कहानी 1971 की है और लोकसभा की सीटों का आवंटन भी 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। जैसे ही हम बात करते हैं कि जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ इसी प्रकार बिहार से क्या अलग हुआ झारखंड। तो लोकसभा की सीटों को तो परिवर्तित किया गया और आधार भी क्या रखा गया 10 लाख है। इतना ध्यान रखना कि प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा की सीटें आवंटित की गई है उसमें जो जनसंख्या का अनुपात फिक्स किया गया है वो कितना किया गया है लगभग 10 लाख। जैसे यूपी में यदि कोई सीट रखी जाएगी तो उसमें जो जनसंख्या पर कितने होंगी यानी कि 10 लाख पर कितनी सीटें होगी 1। और यही 10 लाख किसके लिए फिक्स किया गया है कि बिहार में भी 10 लाख पर कितनी सीटें होंगी 1। तो बच्चों कर्नाटक में भी 10 लाख पर कितनी सीटें होगी 1। केरल में भी 10 लाख पर कितनी सीटें होंगी 1। तो यही तो अनुच्छेद कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की जो सीटों का आवंटन होगा वो जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये बात बिल्कुल समझ में आई है। अच्छा तो बताएंगे कि 1971 की जनगणना को क्यों लिया गया है वो भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे। थोड़ा सा जरा रुकना है अभी। अगला क्या बोलता है बेटा 81 82 का हमने 1 तो 81 का 1 क्लोज पढ़ लिया। दूसरा क्या कहता है वो भी समझिए वो क्या कहता है 81 2 का पॉइंट नंबर 2 कि राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन क्षेत्र का आकार जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। अब इसका मतलब क्या है इसको समझे। पहली बात क्या की कि प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं वो जनसंख्या के समान अनुपात में होगी। लेकिन राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का आकार है यानी कि राज्य के भीतर जो लोकसभा की जो सीट का आकार है वो भी जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसकी बात भी समझ लिए। मान के चलो भैया, मान के क्या चलना है ही यूपी में कुल सीटें कितनी हैं लोकसभा की 80। तो हर एक 80 सीट का जो आकार है, अगर हर एक 80 सीट का जो आकार है वो क्या होगा समान होगा। और किस आधार पर समान होगा
जनसंख्या के अनुपात पर क्या होगा, समान होगा। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए कि यदि हम बात करें लखनऊ विधानसभा की, और यदि हम बात करें नगीना विधानसभा की, राज्य के भीतर, अलग राज्य में नहीं जाना, अभी राज्य के भीतर, हर एक राज्य के भीतर, तो अगर यूपी में एक लोकसभा की सीट का आकार 20 लाख है तो नगीना में भी एक सीट का जो आकार है वो कितना लाख होगा, 20 लाख होगा। यदि ये 25 लाख है तो ये भी कितना होगा, 25 लाख, और यदि ये 15 लाख है तो ये भी कितना होगा, 15 लाख होगा। यानी कि राज्य के भीतर भी जनसंख्या का जो अनुपात है वो भी निश्चित होगा, और प्रत्येक राज्य में, अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में एक सीट का जो अनुपात है वो लगभग कितना है, 10 लाख। लेकिन राज्य के भीतर ये जो अनुपात है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में जो जनसंख्या वो क्या अलग अलग है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कुल सीटें कितनी, 80, यानी कि यूपी के भीतर जो जनसंख्या का अनुपात होगा वो क्या होगा, अलग होगा। लखनऊ के लिए अगर 25 है तो नगीना के लिए भी कितना रखा जाएगा, 25। अगर लेकिन हम बात कर ले किसकी, बिहार की, अगर हम बात कर ले किसकी, बिहार की है, तो बिहार की नहीं, चलो एमपी की बात कर लें, और एमपी में दो कोई सी भी दो लोकसभा ले रहा है, ठीक है। एक मान के चलो हम भोपाल की ले रहे हैं, हो या ना हो भाई, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और एक हम ले सकते हैं भाई यहाँ पर सांची का स्तूप, एक यहाँ पर ले लो भाई भिलई ले लो, चलो। तो बच्चों इन दोनों, मान के चलो कि एमपी में ये दो जगह हैं, एक भोपाल और एक भिलई, मान के चलना। तो अगर भोपाल में लोकसभा की सीट का आकार 15 लाख की जनसंख्या है तो भिलई में भी एक लोकसभा की सीट का आकार कितना होगा, 15 लाख होगा। अब मैं उम्मीद करता कि दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। पहली क्या बात करता है कि प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा की सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के समान अनुपात में होगा, बिल्कुल सही बात है, समान अनुपात में ही है। दूसरी बात क्या है कि राज्य के भीतर भी जो भी लोकसभा की सीटें आवंटित की जाएगी वो भी जनसंख्या के समान अनुपात में होगी। कहने का मतलब क्या है कि देश के बाहर और राज्य के बाहर और राज्य के भीतर जो लोकसभा की सीट का अनुपात है वो जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 81 बोलता है। और अनुच्छेद 82 हमने अभी पढ़ा था सबसे पहले, और उसमें एक चीज़ क्या समझी थी वो समझिए। अनुच्छेद 82 क्या कहता है, वो कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का लोकसभा का क्या होगा, समायोजन होगा। अगर इसकी हाईलाइट देखें तो वो क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा की सीटों का समायोजन, लोकसभा की सीटों का समायोजन लोकसभा की सीटों का समायोजन। अब समायोजन में दो चीज़ें कही है उन्होंने। पहला पॉइंट क्या है इसमें समझिए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का समायोजन। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे हमने बताया कि यूपी में सीटें कितनी, 80, और ये सीटें 80 से अधिक होगी, तो ये बात किस में कहा गया है, अनुच्छेद 82 में, कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात ही चेंज हो सकती है। अगर अब 80 है तो 80 से अधिक होगी, तो ऐसा कब होगा, प्रत्येक जनगणना के पश्चात। लेकिन हुआ नहीं, वो क्यों नहीं हुआ वो देखें। अगली बात, समायोजन का अगला मतलब क्या है बच्चों, एक मतलब तो ये है, दूसरा मतलब क्या है वो भी देख लीजिए। राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन। यानी कि राज्य के भीतर जो भी आपके निर्वाचन क्षेत्र होगा, जो भी आपकी लोकसभा की सीट होगी, उसका समायोजन कब होगा, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर। लेकिन ऐसा समायोजन करता कौन है,
ऐसा जो बच्चों समायोजन करता है, यानी कि सीटों में जो परिवर्तन करती है वो कौन करती है? संसद करती है। लेकिन संसद नहीं करती नहीं, कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती। लेकिन संसद कब निर्धारित करेगी? तो संसद इसके लिए क्या बनाती है? कानून, यानी कि नियम, अधिनियम। और संसद ने इसके लिए क्या बनाया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और इसी के अंदर एक आयोग का नाम किया गया जिसे बोलते हैं डीलिमिटेशन, यानी कि परिसीमन आयोग। यानी कि है क्या, आप समझो, जैसे ही लोकसभा, जैसे ही जनगणना समाप्त होगी वैसे ही गठन किसका होगा? परिसीमन आयोग का। और यही परिसीमन आयोग इन दोनों में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? अगर आपको आ गई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों एक बात और, आप सभी को अपने कमेंट्स में लिखना है कि आपका जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है। आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या है लोकसभा का, वो भी लिखना है। तो अभी केवल 81 और 82 में यही समझा हमने कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा की सीटों में आवंटन होगा। लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है वो कैसे होता है कि प्रत्येक जनगणना के अनुपात में होगा। प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के समान अनुपात में हुआ। और अगर हम बात करें कि लोकसभा में अगर वृद्धि करनी हो, निर्वाचन क्षेत्र का आकार बढ़ाना हो या घटाना हो, ये जो काम है वो संसद करवाती है। संसद करवाती किससे है? परिसीमन आयोग से। और परिसीमन आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तो केवल बच्चों हमने आज केवल इतना ही पढ़ा कि लोकसभा की सीटों का समायोजन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लास को मैं लंबा नहीं ले रहा हूँ, केवल यहीं पर समाप्त करें। और क्योंकि अगली कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि लोकसभा की सीटों का आधार क्या रखा गया, कि किस जनगणना को आधार माना गया और क्यों आधार माना गया है, उसका रीज़न भी बताएंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मैं हिमांशु सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।